नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है सास की बेइज्जती। माँ, आज क्या बात है जो सुबह सुबह रसोई में मीठा बना रही है? बात ही ऐसी है तो सुनेगी तो खुशी से उछल पड़ेगी। ले पहले मुंह मीठा कर। तेरे भैया की शादी पक्की हो गई है। तेरी भाभी आने वाली है। सच माँ? हाँ, पर माँ, वह भाभी नहीं, वह तो मेरी पक्की सहेली होगी। हम दोनों मिलकर अच्छे से रहेंगे। ठीक है बेटा, पर माँ, भाभी तो इतने पैसे वाले घर की है, उसे कौन सा कमरा देगी? यहाँ तो 2 ही कमरे हैं। बात तो तू सही कह रही है। मैं उसे अपना बड़ा वाला कमरा खाली करके दे दूंगी। मैं छोटे से हॉल में सो जाऊंगी। नहीं माँ, तुम मेरे साथ सोएगी और हम लोग भाभी को तेरा कमरा दे देंगे। भाभी का कमरा मैं अपने हाथों से सजाऊंगी। ठीक है, तुझे जो करना है कर लेना। धीरे धीरे शादी की तैयारियां शुरू हो गई। गायत्री जी ने अपने होने वाली बहू रूपा को फोन लगाया और बोला, बहू, मैंने तेरे लिए अपने घर के बगल वाली दुकान से एक लहंगा पसंद किया है। आज भेज दूंगी, तो अपने नाप का ब्लाउज सिलवा लेना। लहंगा तो हमारे यहाँ से दिया जाएगा। माँ जी, आप क्या सोचती हैं? मेरी पसंद इतनी खराब है कि मैं 20,000 का लहंगा लूंगी अपने शादी में? मैंने तो 1-2 लाख का लहंगा देख रखा है। आप मेरे शॉपिंग का टेंशन मत ले। मैं तो डिजाइनर लहंगा ही पहनूंगी और कल मैं दिल्ली जा रही हूँ अपनी शादी का लहंगा लेने। अपनी बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर गायत्री जी तो सकुचा गई। ठीक है बेटा बोलकर फोन रख दिया। 2-4 दिनों बाद गायत्री जी ने अपनी बेटी शिवानी से कहा, बेटी, ज्यादातर सामान तो तुम्हारी भाभी ही खरीद रही है, मगर हमें सुहाग का चूड़ा तो खरीदना होगा और हमें उसकी कलाई का नाप भी नहीं पता। एक काम करो, आज शाम को कॉलेज से सीधा उसके घर चले जाना और वहां से एक चूड़ी का नाप लेकर आना। तो शिवानी ने कहा, ठीक है माँ। इतना कहकर शिवानी कॉलेज के लिए निकल गई और शाम को छुट्टी होने के बाद वो अपने होने वाली भाभी रूपा के घर गई, जहाँ पर उसकी अच्छी खातिरदारी हुई। उसने रूपा की माँ से कहा, आंटी जी, भाभी के नाप की चूड़ी चाहिए थी। आज मिल जाती तो हमें खरीदारी में आसानी हो जाती। हाँ बिल्कुल बेटा, रूपा के कमरे में चली जाओ। रूपा अपने कमरे में ही बैठी है। शिवानी उठकर सकुचाई सी रूपा के कमरे में पहुंच गई। अंदर जाकर देखा तो कमरा कीमती वस्तुओं से सुसज्जित था। सुंदर गोलाकार पलंग, जिसकी शोभा महंगे गद्दे, चादर और तकिए के कवर बढ़ा रहे थे। अलमारियां, जिसमें महंगे महंगे कपड़े झूम रहे थे। सब कुछ इतना आलीशान और सुंदर, जैसे कोई परियों का देश, जिसे देखकर शिवानी की आंखें चमक उठी। तभी शिवानी को ऐसे चौंकते हुए देखकर उसकी भाभी रूपा बोली, कभी देखा नहीं होगा तुमने इतना आलीशान कमरा, शायद इसीलिए हैरानी से देख रही हो। जी भाभी, वो आपकी बैग भी बहुत सुंदर है। बिल्कुल ऐसा ही बैग मैंने भी लेने की सोची थी। पर वो आगे कुछ बोलती उससे पहले ही रूपा बोल पड़ी, अच्छा ये बताओ, तुम किसी काम से आई थी क्या? अरे हाँ भाभी, मैं तो भूल ही गई। वो आपकी चूड़ी का नाप चाहिए था। तभी रूपा ने एक सोने का कड़ा निकाल कर शिवानी के हाथ में रख दिया। अरे नहीं भाभी, सोने का नहीं, कांच की चूड़ी चाहिए। कांच की चूड़ी, वो तो मिलना बड़ा मुश्किल है। इसे ही ले जाओ। चाहे तो तुम इसे अपने पास ही रख लेना। अरे नहीं नहीं भाभी, मैं इसे अपने पास क्यों रखूंगी? कृपया करके आप मुझे कांच की या आर्टिफिशियल चूड़ी दे दीजिए। घबराते हुए शिवानी ने कहा। तो रूपा मुंह बनाते हुए बोली, अरे मेरे पास आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं मिलती है। मैं डायमंड, प्लेटिनम, गोल्ड ही लेती हूँ। तो लाइए, आपके कड़े का मैं ड्राइंग बना लेती हूँ, ताकि हमें लाख का चूड़ा खरीदने में आसानी हो। शिवानी ने कहा तो रूपा आश्चर्य से बोली, लाख का चूड़ा, वो क्या होता है? भाभी, वो शादी में हमारी तरफ से सुहाग का चूड़ा चढ़ेगा ना। मतलब तुम लोग मुझे गोल्ड डायमंड नहीं देने वाले, नकली पहनाओगे? वो सब मुझे नहीं पता भाभी।
मैं तो माँ के कहने पर यहाँ आई थी। मैंने ये ड्राइंग बना लिया है, अब मैं चलती हूँ, बोलकर शिवानी बाहर जाने लगी तो रूपा बोली, अरे रुको, तुम्हें मेरा बैग बहुत पसंद आई थी ना? हाँ भाभी, बहुत अच्छा है। मैंने ऑनलाइन देखा था, मगर बजट के बाहर थी, इसीलिए नहीं खरीदी। अरे, तो तुम रखो, इसे पहली बार मुझसे मिलने आई हो, लो मेरी तरफ से, अगर मगर मत करो, मैंने दे दिया तो दे दिया, देने के बाद तो मैं उसके बारे में सोचती भी नहीं हूँ, इतराते हुए रूपा ने कहा। तो ना चाहते हुए भी शिवानी बैग लेकर चुपचाप अपने घर आ गई और अपनी अलमारी में एक तरफ रख दी, क्योंकि जिस तरीके से वो बैग दिया गया था उसमें कहीं से भी मान सम्मान नहीं झलक रहा था, दिखाई दे रहा था, तो सिर्फ उड़ाया गया उसकी गरीबी का मजाक। खैर, कुछ ही दिनों में शिवानी के भाई राजीव की शादी हो गई और रूपा गायत्री जी के घर की बहू बनकर आ गई। अगले ही दिन बहू की पहली रसोई का खाना खाने के लिए गायत्री जी ने कुछ लोगों को घर पर बुलाया था। उन्होंने अपनी बेटी शिवानी से कहा, शिवानी बेटा जाओ, अपनी भाभी को बुला कर ले आओ। तो शिवानी रूपा के कमरे में पहुंची। दरवाजा खुला हुआ था तो वो सीधा अंदर आ गई। तभी पीछे से रूपा चिल्लाते हुए बोली, शिवानी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना पूछे मेरे कमरे में आने की? भाभी, वो माँ ने आपको नीचे बुलाया है, बस वही बोलने आई थी। अच्छा, तो तुम्हारे हाथ में मेरा ये हीरे का अंगूठी क्या कर रहा है? वो भाभी जमीन पर पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा उठाकर ड्रेसिंग टेबल पर रख दूं। हकलाते हुए शिवानी ने कहा। तो रूपा बोली, रहने दो, खूब समझती हूँ तुम्हारे बहाने। अगर मुझे वॉशरूम से निकलने में 2 मिनट और लग जाती तो तुम मेरी कीमती डायमंड की अंगूठी लेकर चंपत हो जाती। नहीं भाभी, आप गलत समझ रही हैं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं तो बस खूब जानती हूँ, मैं तुम जैसे लोगों को जो मौका मिलते ही कीमती चीज़ों को हड़प लेते हैं। एक बार तुम्हें अपना बैग क्या दे दिया, तुम तो अपना हक ही समझ बैठी। ध्यान से सुनो, वो बैग मेरे लिए पुराना हो चुका था। वैसे भी मैं उसे अपनी काम वाली बाई को ही देने वाली थी कि तुम आ गई, तो सोचा उसे तो कीमती सामान देती ही रहती हूँ, क्यों ना तुम्हें दिया जाए। आखिर तुम मेरी ननद जो ठहरी। मगर तुम कभी भी ये मत समझ लेना मैं तुम्हारी भाभी हूँ तो तुम मुझ पर हक जमा लोगी। ये कमरा यहाँ रखा हर सामान मेरा है, इसलिए कभी अपना समझने की गलती ना करना। रूपा ने गुस्से से कहा। तो बेचारी शिवानी अपना सामू लेकर वापस रसोई में आ गई। उसका लटका हुआ चेहरा देखकर गायत्री जी ने पूछा, क्या हुआ बेटी, तेरी भाभी तैयार हुई या नहीं? तो उसने सारी बात छुपाते हुए माँ से कहा, हाँ माँ, तैयार होकर बस आ रही है। इतने में पीछे से रूपा आ गई। आओ बहू, देखो सारा खाना बन चुका है, बस तुम खीर में चीनी डाल दो और थोड़ा पापड़ सेक दो, तब तक शिवानी खाना टेबल पर लगा देगी। तुम बस अपने हाथों से खाना परोस देना। तेरे चाचा चाची जी आए हुए हैं, उन्हें भी थोड़ा अच्छा लगेगा। अपनी सास की बात सुनकर रूपा चिल्लाते हुए बोली, मम्मी जी, मुझे तो समझ नहीं आता आपको इतनी एक्टिंग करने की क्या ज़रूरत है। आप मुझे साफ-साफ कह देती तो मैं तो पूरा खाना बना लेती। ये खीर में चीनी डाल दो, पापड़ सेक दो। मैंने कुकिंग क्लासेस कर रखी है। आप कहती तो मैं सब कुछ बना देती, पर नहीं, आपको तो सारा क्रेडिट खुद लेना है। उसका इतना ज़ोर से कहा कि बाहर बैठे सभी लोगों ने सुन लिया। गायत्री जी बहू की ऐसी बातें सुनकर सन्न रह गई। उन्हें बहू से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि वो सबके सामने उनकी ऐसे बेइज्जती करेगी, मगर वो बेटी की खातिर मजबूर थी, इसीलिए चुप रह गई और बाहर आकर सफाई देते हुए बोली, अरे अभी शादी में थोड़ी थकी हुई थी ना, इसीलिए थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई है। चलिए हम सब मिलकर खाना खाते हैं। बात को संभालते हुए गायत्री जी ने कहा। तो सब लोग खाना खाने बैठ गए। गायत्री जी का बेटा राजीव पढ़ाई करने के बाद एक कंपनी में जॉब कर रहा था। उस कंपनी के मैनेजर को अपनी बेटी रूपा के लिए राजीव पसंद आ गया। कुछ
चंद मुलाकातों में दोनों का परिचय हुआ तो रूपा को भी राजीव अच्छा लगा और दोनों की बात शादी तक पहुंच गई। गायत्री जी मध्यम वर्गीय परिवार से थी। पति के जाने के बाद बड़ी मुश्किलों से दोनों बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया था। छोटी बेटी शिवानी कंपटीशन की तैयारी कर रही थी। पहले राजीव की नौकरी, फिर राजीव की शादी, ये बहुत खुशी की बात थी। लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि लड़की का पिता बहुत पैसे वाला है, तो उन्होंने राजीव से कहा कि बेटा, अच्छे से सोच विचार कर शादी का फैसला लेना, क्योंकि रूपा एक रईस खानदान की लड़की है। क्या वो हमारे साथ मध्यम वर्गीय जीवन जी पाएगी? क्या तुम उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर पाओगे? तो राजीव ने कहा, बिल्कुल माँ, रूपा अमीर घराने से जरूर है, मगर उसकी सोच बहुत अच्छी है। जब मैंने उससे ये कहा तो वो बोली, ख्वाहिशें तो मेरे पिता ने सब पूरी कर ही दी है। मुझे तो तुम्हारे जैसा पति और परिवार मिलेगा तो मुझे कोई कमी नहीं रहेगी। बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर गायत्री जी भी खुश हो गईं। सोचा, लड़की के विचार अच्छे हैं तो हमारे घर में एडजस्ट हो जाएगी। खुद भी एक दो बार मिली तो लड़की उन्हें व्यवहारिक लगी, मगर अब 2 ही दिन में रूपा के रंग बदले बदले नजर आने लगे। हर बात पर वो गायत्री जी को नीचा गिराने लगी। किसी का लिहाज नहीं करती, जो मन में आता वो बक देती। गायत्री जी सोच रही थी कि अमीर परिवार की लड़की है, परिवार में ढलने के लिए वक्त लगेगा। बस यही सोचकर वो चुप रह जाती, मगर रूपा की मनमानियां बढ़ती जा रही थी। गायत्री जी और उनकी बेटी शिवानी दोनों माँ बेटी रूपा की हरकतों से परेशान हो गई, मगर जाती तो जाती कहाँ, इसीलिए चुपचाप जो हो रहा था सहन कर रही थी। एक दिन गायत्री जी को पड़ोस में उनकी सहेली बीमार थी, देखने जाना था। उन्होंने शिवानी को बताया और चुपचाप निकल गई। कुछ देर बाद शिवानी की सहेली ने शिवानी को अपने पास पढ़ने के लिए बुलाया, तो शिवानी ने रूपा के कमरे में जाकर दरवाजा बचाना ठीक नहीं समझा। पता नहीं किस बात पर भाभी भड़क जाए, ये सोचकर वो चुपचाप बाहर से ताला लगाकर चली गई, क्योंकि दरवाजा अंदर से खोला जा सकता था, इसलिए चिंता भी नहीं थी। कुछ देर बाद रूपा ने शिवानी को चाय बनाने के लिए आवाज लगाई, मगर जवाब न आने पर उसने देखा तो घर पर कोई नहीं था। गुस्से से तमतमा कर उसने अपने पति राजीव को फोन लगा दिया। तुम्हारी माँ और बहन एक नंबर की बदतमीज हैं। घर में बहू को बंद कर घूमने निकल गई हैं। तुम इसे परिवार कहते हो? वैसे तो बड़ा कहती फिरती हैं। तुम हमारी बेटी हो, अब किसी ने भी मुझे बताना ठीक नहीं समझा। रूपा का गुस्सा देखकर राजीव उसे शांत करवाते हुए बोला, अरे रूपा, हम सबके पास चाबी रहती है। तुम्हारे आने से पहले हम कहीं भी जाते थे तो चाबी लगाकर चले जाते थे। तो रूपा बोली, तुम उन दोनों को ही सपोर्ट कर रहे हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। गुस्से में तमतमा कर रूपा ने फोन काट दिया। राजीव को तो पता ही था कि रूपा को बात का बतंगड़ बनाने की आदत है। वो सोचता आ रहा था कि घर पहुंचकर अब पता नहीं कौन सी गाज गिरेगी, लेकिन वो घर पहुंचा उससे पहले ही गायत्री जी घर पहुंच चुकी थी और बहू की सारी शिकायतें सुन भी चुकी थी। मगर जैसे ही रूपा ने पति को देखा तो जोर जोर से चिल्लाने लगी, आपकी माँ को अपनी गलती दिखाई नहीं देती, कहती हैं उनकी खास सहेली बीमार थी और मैं कमरे में थी, इसीलिए मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। और तुम्हारी बहन, वो तो आवारागर्दी करती फिरती रहती है, जब मन करता है अपनी सहेलियों के साथ पढ़ाई का बहाना बनाकर मटर गश्ती करने निकल जाती है। तभी शिवानी घर में दाखिल हुई। भाभी, क्या बकवास कर रही हैं? मैं मटर गश्ती करने नहीं गई थी, मैं तो अपनी सहेली के साथ पढ़ाई करने गई थी। हाँ हाँ, खूब जानती हूँ, ये पढ़ाई के बहाने घूमने फिरना, चाट पकौड़े खाना और आवारा लड़कों के साथ मूवी देखने जाना। वो आगे कुछ बोलती उससे पहले ही शिवानी चिल्लाते हुए बोली, बस करो भाभी,
आगे एक शब्द और नहीं, आप मुझे अनाप-शनाप बोले जा रही हैं। आज शिवानी चुप नहीं रह पाई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने अपनी जुबान खोलने की? तुम्हारी औकात क्या है? गरीब घर की लड़कियों को इतना मुंह नहीं खोलना चाहिए। शायद तुम्हें पता नहीं है, तुम मेरे टुकड़ों पर पल रही हो, इसीलिए मुझसे बदतमीजी दोबारा मत करना। ये सुनकर राजीव एकदम से रूपा पर चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन से ऐसे बात करने की? अच्छा, इतना बुरा लग रहा है तो जाओ अपनी बहन के साथ बैठकर रोना शुरू करो, क्योंकि मैं पापा से बोलकर तुम्हें अभी नौकरी से निकलवा दूंगी। फिर बैठकर दोनों भाई बहन कटोरा लेकर मंदिर के बाहर भीख मांगना। और हाँ, अब मुझे तुम्हारी ये माँ और बहन घर में बर्दाश्त नहीं होती। इन्हें बरसाती वाले कमरे में शिफ्ट करो, वरना मैं मायके चली गई तो लौट कर नहीं आऊंगी। ये दिन रात की किटकिट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए जल्दी से आप दोनों अपना बोरिया बिस्तर यहाँ से समेटो। रूपा की ऐसी बात सुन राजीव घबरा गया और बिना कुछ बोले चुपचाप घर से बाहर चला गया। इधर बहू की बात सुनकर गायत्री जी हैरान रह गई, मगर अब करती भी क्या? एक माँ बेटे के करियर के खातिर चुप रह गई और बरसाती वाले रूम में शिफ्ट हो गई। दिन ऐसे ही निकल रहे थे। एक दिन रूपा ने सबसे कहा कि मेरी छोटी बहन की शादी तय हो गई है। मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है, इसीलिए मैं मायके जा रही हूँ। तो गायत्री जी ने कहा, बहू, शादी के तो अभी 2 महीने और हैं, तुम अभी से मायके चली जाओगी? कर दी ना गरीबों वाली बात। अरे, हमारे यहाँ लोकल शॉपिंग नहीं की जाती, दिल्ली, मुंबई, पुणे, पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा। अब ये सब एक दिन में तो होगा नहीं। आप लोग तो गलियों से शॉपिंग करते हैं। अब मेरे मैटर में टांग मत अड़ाना, बोलकर रूपा अपना बैग उठाकर घर से चली गई। कुछ दिन बाद गायत्री जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। ऐसे में गायत्री जी ने अपनी बहू को फ़ोन किया और बोली, बहू घर आ जाओ, मेरा तबीयत सही नहीं है। गायत्री जी ने तो बड़े प्यार से कहा था, लेकिन रूपा चिल्लाते हुए बोली, माँ जी, मैंने कहा ना कि फ़ोन करके बीच में टांग मत अड़ाना। आप अपनी बेटी से सेवा करवा लीजिए, मुझे तो पार्लर फेशियल करवाने जाना है। बहू वह परीक्षा की तैयारी कर रही है, ऐसे में काम करेगी तो पढ़ नहीं पाएगी। पर बेटा, तुम्हें गए हुए 1 महीना हो गया है, 1-2 दिन के लिए तो आ सकती हो। कुछ तो बहू का फर्ज होता है। माँ जी, मुझे मेरा फर्ज याद मत दिलाओ। शादी हो गई है इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं मायके के फर्ज भूल जाऊं। और दूसरा, अगर आपको मिठाई फल वगैरह चाहिए तो मैं भिजवा दूंगी, मगर मुझसे आने की उम्मीद मत करना। वैसे भी ससुराल वालों को यह सब चाहिए होता है, आप इन्हीं में खुश हो जाते हो, बोलकर रूपा ने फोन रख दिया। गायत्री जी को वैसे ही रूपा के रंग ढंग पसंद नहीं थे, ऊपर से आज घर आने से मना करने पर वो गुस्से में, राजीव, तू अपनी पत्नी से कुछ कहता क्यों नहीं? हम गरीब हैं पर सम्मान की रोटी खाते हैं। यूँ अपने पैसे की धौंस बात बात पर दिखाना अच्छी बात नहीं। और तू भी एक नंबर का झूठा निकला। तूने ये शादी सिर्फ बड़ी पोस्ट पाने के लिए की और हमें बताया भी नहीं। आज उसका हर्जाना हमें अपनी इज्जत गवा कर देना पड़ रहा है। क्या माँ, अब बस भी करो। तुम सारी जिंदगी कपड़े सिलकर क्या ही कर पाई हो? याद है, 2 वक्त की रोटी भी हमें सब्जी के साथ नसीब नहीं होती थी। आज मैंने घर, गाड़ी, धन दौलत सब कुछ कमाया तो आपको बुरा लग रहा है? और फिर रूपा ने गलत भी क्या कहा है? हम गरीब तो थे ही, और अब रूपा की वजह से ही हमारा स्टेटस बना है, तो फिर आप उसे मज़े लीजिए। क्यों फालतू में एक बात बोलती हैं, 2 बात सुनती हैं? तबीयत खराब है तो शिवानी काम नहीं कर सकती, वैसे भी पढ़ लिख कर कौन सा तीर मार लेगी? बेचारी रूपा बहन की शादी में गई है, एक पल का चैन नहीं है उसे। इतना बोलकर राजीव भी ऑफिस के लिए निकल गया। तभी उनकी बेटी
शिवानी बोली, माँ, हमने कौन से पाप किए हैं जो हमें दिन रात गरीब होने का ताना दिया जाता है। जाने दे बेटी, तेरी भाभी होगी अपने घर में अमीर, आखिर वो भी तो मायके में अपनी इज्जत गंवा ही रही होगी। मगर ये बात उन्हें कहाँ समझ में आई है। पैसों का घमंड जो चढ़ा हुआ है सर पर। खैर, धीरे धीरे शादी का समय नजदीक आ गया। शादी वाले दिन राजीव ने गायत्री जी से कहा कि माँ, आप लोगों को लेने ड्राइवर पहुंच जाएगा, आप समय पर आ जाना। बोलकर वो अपने ससुराल के लिए निकल गया। शाम को 8 बज गए थे। न गाड़ी थी न ड्राइवर। तो हार कर शिवानी ने अपने भाई को फोन लगाया, लेकिन राजीव का फोन नहीं मिला। तो उसने अपनी भाभी रूपा को फोन लगाया और बोली, भाभी, भैया ने कहा था गाड़ी भेज रही हैं, कितना समय और लगेगा, जरा पता करके बता दीजिए। ये सुनकर रूपा गुस्से से बोली, गाड़ी भेज रही हैं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम जैसे भिखमंगों के लिए मैं ये फैसिलिटी भी दूंगी? चुपचाप ऑटो करके आ जाओ। अगर उसके पैसे ना हो तो ऑटो वाले से कहना कि दरवाजे पर खड़े गार्ड से पैसे ले ले। मेरा नाम लोगी तो ऑटो वाले का किराया तो वो भी दे देगा। फ़ोन स्पीकर पर था, इसीलिए गायत्री जी ने भी सारी बातें सुन ली और सोचने लगी कि अगर अभी नहीं बोला तो कभी नहीं बोल पाएंगी। यही सोचकर उन्होंने शिवानी के हाथ से फ़ोन लिया और गुस्से से बोली, बहू, अब बहुत हुआ, तुम अपनी अमीरी अपने पास रखो। जब तुमने और तुम्हारे पापा ने रिश्ता तय किया था तब तब ये नहीं देखा था हम जैसे गरीब भिखमंगों के घर में अपनी राजकुमारी की शादी कर रहे हैं। तब तो तुम्हारे मम्मी पापा ने कहा था हमें आपके जैसा सीधा सच्चा परिवार चाहिए ताकि हमारी बेटी सदा खुश रहे। मगर तुम्हारे पापा ये भूल गए कि उनकी बेटी को प्यार, खुशियाँ, आशीर्वाद नहीं, सिर्फ रुपए पैसे से प्यार है। और इन्हीं पैसों की ठसक में वो अपने से बड़ों की बेइज्जती करने में जरा सी भी देर नहीं करती। मगर रूपा, बहू, एक बात याद रखना, ये पैसा तुम्हारा कमाया हुआ नहीं है, तुम्हारे पिता का है। तुम कितना भी उस पैसे ऊपर इतरा लो, मगर कायदे से उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। और ध्यान रखना बहू, समय बदलते देर भी नहीं लगती। आज आपका समय है तो कभी हमारा समय भी आएगा। और हाँ, तुम्हारे घर की शादी तुम्हें मुबारक। हम दोनों तो नहीं आ पाएंगे। कहकर गायत्री जी ने फोन काट दिया। रूपा तो महाबेशर्म औरत थी, इसीलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ा कि उसकी सास ने उसे क्या कहा और क्या नहीं। वो तो खूब मजे से अपनी छोटी बहन की शादी में इंजॉय करने लगी। बहस हो जाने के बाद गायत्री जी बेचैन हो उठी और सोचने लगी कि आखिर कौन से जन्म के पाप मिल रहे हैं जो एक बेटा बहू मिले, वो भी ऐसे जिनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। बेटे को भी माँ की परेशानियां नहीं दिखती, ऐसो आराम के लालच में जोरू का गुलाम हो गया। बहू को इतना प्यार सम्मान दिया, लेकिन वो भी अपमान करने से पीछे नहीं हटी। यह कहते कहते गायत्री जी की आंखों में आंसू बह निकले। तभी पीछे से शिवानी ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, माँ, चुप हो जाओ। बेटा, मुझे बहू से इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। सही कहती हो माँ, ऐसा करने का सारा हक तो सिर्फ आपकी बहू का ही है। वो जैसे चाहे हम दोनों से बात कर सकती है, हम उसे आईना दिखा नहीं सकते। क्यों माँ, सही कहा ना मैंने? शिवानी ने कहा तो गायत्री जी बोली, नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आज बहू को कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। बुरे के साथ अगर हम भी बुरे बन जाएंगे तो हमारा और उनका स्तर एक ही हो जाएगा। हमें अपनी भलाई और अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए। हाँ माँ, ये तो आप सही बोल रही हो। दोनों माँ बेटी गंभीर मुद्रा में बैठी रहीं। थोड़ी देर बाद गायत्री जी बोली, बेटी, 6 महीने होने को आए हैं, यहाँ तू मैं खत्म ही नहीं होती। यहाँ पर बहू रोज ही हाय हल्ला मचाती है। तू एक काम कर, अपनी आने वाली परीक्षाओं पर ध्यान दे। तेरी सहेली सारिका है ना, उसके साथ हॉस्टल में रहकर तैयारी कर ले।
लेकिन माँ, घर पास में होते हुए अगर मैं हॉस्टल में रहूंगी तो क्या अच्छा लगेगा? और फिर आप भी यहाँ अकेली रह जाओगी। तो मेरी चिंता मत कर, कभी कभी मजबूरी में आकर इंसान को कठिन फैसले भी लेने पड़ते हैं। मैं यहाँ रह कर सब संभाल लूंगी। बस तू अपनी पढ़ाई और परीक्षा पर ध्यान दे। बस मेरी लाज रख ले बेटी। तू कुछ बन जाएगी तो मुझे भी इस नरक से बाहर ले चलना। अब मेरा भी यहाँ दम घुटने लगा है। अपनी माँ के चेहरे पर आई बेबसी देख शिवानी कसमसा गई और अपनी माँ की बात को अपने दिमाग में बैठा लिया और अगले ही दिन चल पड़ी अपना भविष्य बनाने। अब शिवानी हॉस्टल में रहकर दिन रात अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती। कुछ दिन बाद रूपा और राजीव शादी से फ्री होकर घर लौटे तो रूपा ने पूछा, माँ जी, ननद रानी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही हैं। बहू, वो हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई कर रही है। गायत्री जी ने बस इतना ही कहा कि रूपा चिल्लाते हुए बोली, आपने लड़की को हॉस्टल में भेज दिया? देख लिया राजीव तुम्हारी बहन को? यहाँ मेरी टोका टाकी के कारण गुलछर्रे नहीं उड़ा पा रही थी, इसीलिए अकेले जाकर रहने लगी। तो राजीव बोला, माँ, रूपा सही कह रही है। आपको पता है कितना खर्चा होता है? वो पैसे कौन देगा? पैसों की चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। सिलाई करके जब मैंने तुम्हें इस काबिल बना दिया कि तुम अपनी माँ को भूल जाओ, तो वही काम करके मैं अपनी बेटी को इस काबिल बनाऊंगी कि कल को उसकी हालत मेरी जैसी ना हो। तेरे पापा के जाने के बाद मैंने आत्मनिर्भरता की अहमियत जान ली थी। आज मैं अपनी बेटी को भी आत्मनिर्भर बनाना चाहती हूँ, ताकि कोई उसे अपने रुपए पैसों की धौंस न दिखा सके, फिर चाहे वो उसका पति हो या ससुराल वाले या कोई और। उनका इशारा रूपा बहू की तरफ था। माँ जी, हम तो आपके भले के लिए ही कह रहे थे। कुंवारी लड़की को इस तरह आजादी देकर अकेला छोड़ना सही नहीं होता। हाँ, आपको ज्यादा आत्मसम्मान आत्मनिर्भरता की पड़ी है तो करती रहो बुढ़ापे में उल्टे सीधे काम, लेकिन हमसे कोई उम्मीद मत रखना। बोलकर रूपा और राजीव दोनों ही अपने कमरे में चले गए। समय अपनी गति से चलता रहा। रूपा और राजीव अपने दिखावे के जीवन में व्यस्त रहे। कमाना और उड़ाना बस दो ही काम रह गए थे उनके पास। गायत्री जी ने कई बार कहा भी कि रुपए पैसों की कद्र करो, जितना खर्च करते हो उतनी बचत भी किया करो। तो बहू चटाक से बोली, ये सब फालतू काम आप जैसे गरीब लोगों पर शोभा देते हैं। हम जैसे अमीर लोग तो जितना कमाते हैं उतना ही उड़ा भी देते हैं। यही हमारी लाइफ स्टाइल है। तभी तो हम चार लोगों में अपनी हैसियत का दिखावा कर पाते हैं। आपकी तरह नहीं कि एक जोड़ी कपड़े में 10 जगह घूम आए। रूपा का घमंड दिन रात बढ़ता ही जा रहा था। अब जब ख्वाहिशें इतनी बढ़ गई थी तो उन्हें पूरा करने के लिए पैसों की जरूरत भी पड़ती थी। अब दिन ब दिन रूपा अपने मायके पर पड़ी रहती और जो भी शॉपिंग करती उसके लिए अपने पिता से ही खर्च लेती। दिन रात उसकी माँ समझाती पर वह किसी का न सुनती। रूपा, तेरी सास क्या सोचेंगी? माँ चुप कर। पहले तो आप उन भिखारियों के घर मेरी शादी कर दी। कोई भी स्टैंडर्ड मैच नहीं खाता। सुख सुविधाओं के लिए मुझे तरसना पड़ता है। छोटी बहन पूजा भी तो आती है माँ, तो क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? पूजा तो अपने ससुराल की जिम्मेदारी भी निभाती है। बस थोड़े समय के लिए आती है और चली जाती है। तो आपको मुझसे चिढ़न होती है? देख बेटा, दामाद जी ऑफिस में कुछ काम नहीं करते, ऊपर से लाखों की तनख्वाह हम देते हैं। फिजूल खर्च भी बहुत है तेरी। और दामाद जी अपने घर के बजाय ससुराल में ही डेरा लगाए हैं। यह सब बात तेरे पापा को बिल्कुल पसंद नहीं आती। दामाद जी हैं इसीलिए कुछ नहीं कहती। समय रहते सुधर जाओ, नहीं तो हमें कोई ठोस कदम उठाना होगा। इतना सुनकर रूपा गुस्से में आग बबूला हो गई। माँ, अगर आपने ऐसा कुछ करने की सोची तो मैं आप पर केस कर दूंगी और अपने हक की जमीन जायदाद ऑफिस
मैं अपना हिस्सा सब कुछ ले लूँगी और आप कुछ भी नहीं कर पाएँगी, इसीलिए मुझे ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। यह बोलकर रूपा अपने कमरे में चली गई। रूपा और राजीव के आचरण से गायत्री जी ही नहीं, बल्कि उसके खुद के माता-पिता भी परेशान हो चुके थे। मगर क्या करते? बेटी को खुद ही इतना सर पर चढ़ाया था, अब क्या कर सकते थे? इसीलिए कसमसा कर रह जाते। एक दिन रूपा की छोटी बहन पूजा घर आई। अरे वाह! इतनी सारी शॉपिंग, कहाँ जा रही हो? रूपा ने पूछा तो पूजा बोली, दीदी मैं और अमन दुबई जा रहे हैं। पापा ने हमारी 2 दिन की टिकट की है, इसीलिए थोड़ी शॉपिंग करके लाई हूँ। पापा ने कहा था टिकट घर पर रखे हैं, पास ही आई थी तो सोचा अभी ले लेती हूँ। क्या मम्मी पापा तुझे दुबई भेज रहे हैं और मुझे कहीं भी नहीं भेजा था? अपनी ही दोनों लड़कियों से भेदभाव, रूपा बोली जा रही थी कि इतने में उसके पिता महेश बाबू भी वहां आ गए और बोले, मैंने कोई भेदभाव नहीं किया बेटा। हाँ, मैंने पूजा के लिए टिकट करवाई हैं क्योंकि छोटे दामाद जी ने आज तक हमसे 1 रुपया नहीं मांगा। अपनी शादी का खर्च भी उसने खुद उठाया। उल्टा उसने तो मेरी डूबते व्यापार में मदद की। इतना कुछ करने के बाद अगर मैं उन्हें दुबई घूमने भेजता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मेरी तरफ से कोई भेदभाव हुआ है, क्योंकि तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि जब से तुम्हारी शादी हुई है, तुमने और दामाद जी ने सिर्फ रुपया पैसा ही मांगा है। और राजीव पहले एक कर्मठ और जुझारू युवक था, ऑफिस में मन लगाकर काम करता था, लेकिन पैसों की चमक-धमक में उसकी आंखें भी चौधिया गई और तुम्हारी तरह अनावश्यक खर्च करने लगा है, जिसकी वजह से व्यापार कर्ज में डूबता जा रहा है। ये बात सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि कितनी मुश्किलों से मैं उससे उभरा हूँ। इसलिए अब मैं तुम्हें और राजी को अपनी जायदाद में से बेदखल करता हूँ, क्योंकि ऐसे निठल्ले लोगों की मुझे ज़रूरत नहीं है। इसीलिए अभी अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो मेरे घर से। अपने पिता द्वारा अपनी इतनी बेइज्जती होने के बाद रूपा वहां 1 मिनट भी नहीं रुकी और अपने ससुराल पहुंच गई, जहां राजीव अपने सर पर हाथ रखे बैठा था। अब तुम्हें क्या हुआ? ऐसी शक्ल क्यों बना रखी है? रूपा ने गुस्से में कहा। तुम्हारे लिए जिंदगी देने के चक्कर में मैं तो कंगाल हो गया, न घर का रहा और न घाट का। आज मेरे पास न कोई काम है, न जमा पूंजी है, और उधर ससुर जी ने मुझे ऑफिस से निकाल दिया है। मेरे पास तो तनख्वाह भी नहीं है कि 2 वक्त की रोटी खा सकूं। अच्छा, मेरी वजह से ये सब हुआ है? जब पैसे थे तब तो तुमने खुले हाथों से खर्चा किया, यहाँ तक कि जुआ सट्टे में भी पैसे लगाए। तब तुम्हारे हाथ नहीं रुके थे। खेल में तो तुम्हें भी मजा आता था। तब तो तुमने नहीं कहा कि रूपा तेरी वजह से मैं कितने मजे मार रहा हूँ। बहस धीरे धीरे इतनी तेज हो गई कि कमरे से निकलती आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। मोहल्ले वाले भी उनकी तू मैं सुन रहे थे। तभी गायत्री जी ने आकर कहा, बेटा थोड़ा धीरे बोलो, आसपास के लोग खिड़कियों से झांक झांक कर तुम्हारी बातों के मजे ले रही हैं। माँ जी, आप तो बिल्कुल चुप हो जाइए। हम मियाँ बीवी के मामले में ना पड़े तो ही बेहतर है, और आइंदा मेरे कमरे में आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रूपा ने अपना सारा गुस्सा गायत्री जी पर उतार दिया तो गायत्री जी चुपचाप बाहर आ गई। अब दाल रोटी का खर्चा चलना भी राजीव और रूपा के लिए मुश्किल हो रहा था। राजीव रोज नई नौकरी ढूंढने जाता और निराश होकर वापस लौट आता। इधर रूपा अपनी माँ को रोज फोन करती, उन्होंने फोन उठाना ही बंद कर दिया। एक दिन शिवानी का फोन आ गया, माँ मुझे सरकारी नौकरी मिल गई है, आपका सपना पूरा हो गया है। माँ ये सुनकर तो गायत्री जी खुशी से फूले न समाई और बेटी को बहुत बहुत मुबारकबाद दिया। जब ये बात रूपा को पता चली तो वो गायत्री जी के पास आकर बोली, वाह माँ जी, दीदी ने तो कमाल ही कर दिया। आयकर विभाग वाले तो 2 नंबर की कमाई करते हैं।
चलो, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। अब तो हमारे भी दिन फिर से खुल जाएंगे। माँ जी, हम दीदी का स्वागत ऐसे सूखा सूखा नहीं कर सकते। आज तो मैं खुद अपने हाथों से दीदी की पसंद का गाजर का हलवा बनाऊंगी। गायत्री जी आज पहली बार बहू के मुंह से ऐसे प्यार भरे सब सुनकर रो पड़ी। इतने में गाड़ी की आवाज आई तो गायत्री जी ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और आरती का थाल लेकर दरवाजे की तरफ दौड़ी। पीछे से रूपा और राजीव भी फूलों की माला लेकर स्वागत में खड़े थे। शिवानी का बड़े मान सम्मान के साथ स्वागत हुआ। खाने पीने में इतनी वैरायटी देख वो दंग रह गई। एक समय था जो घर में रोटी सब्जी भी सुकून से नसीब नहीं होती थी। वहाँ आज हलवा पूरी बनाया गया था। जो भाभी कभी दो बोल मीठे नहीं बोली, आज उसकी जुबान पर मिश्री घुल रही थी। दीदी, आप तो कुछ ले ही नहीं रही हैं। लीजिए गाजर का हलवा, आपको बहुत पसंद है ना? आपको तो पूरा खत्म करना पड़ेगा। और कुछ फरमाइश हो तो बोल देना। अपने भाई भाभी का बदला स्वभाव देख शिवानी बोली, भाई फरमाइश तो मैंने आज तक ही नहीं की, वरना भाई तो अपनी बहनों को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते। और आपने तो हॉस्टल आकर कभी मेरी खोज खबर भी नहीं ली। पूरे 2 साल हो गए आपको राखी और टीका किए हुए। हर बार आपका इंतजार किया मगर आप नहीं आए। अरे बहन, पुरानी बातें छोड़, उस समय मैं व्यस्त था। तू तो जानती है धंधा पानी बंद हो गया है। अभी प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ, इतना पैसा नहीं होता, तू समझ। लेकिन अब तू हमारे पास आ गई है तो देखना हमारे दिन भी खुल जाएंगे। अब जो तू कहेगी वो मैं तेरे बोलने से पहले लाकर तेरे कदमों में रख दूंगा। भाई की बात सुनकर शिवानी ने एक लंबी सांस ली। हे भगवान, इतना तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता होगा जितना आज मेरे भाई और भाभी ने बदला है। कल तक मैं उनके लिए कुछ भी नहीं थी और आज सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन गई हूँ। ये बस इंतजार कर रही हैं उस सोने के अंडे का जो हर महीने उनके हाथों में लाकर रखने वाली हूँ। वो मन ही मन ये सब सोची रही थी कि गायत्री जी शिवानी के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा तू कैसी है? माँ, आज जो भी हूँ तेरी वजह से हूँ और तेरे लिए हूँ। और अब तुम भी ये रोना बंद करो। तुम्हारी खुशियों भरे दिन आ गए हैं। चलो अब मैं तुम्हें बस यहाँ से ले जाने के लिए ही आई हूँ। शिवानी ने गायत्री जी से कहा तो रूपा बोली, दीदी मैं तुम्हें लेने आई हूँ का क्या मतलब है? आपका अच्छा, आप हम सबको कहीं घुमाने ले जाने आई हैं। थोड़ी देर बाद शिवानी ने अपनी माँ को गाड़ी में बिठाया। तभी रूपा भी जल्दी से आकर दरवाजा खोलने लगी। अरे, आप कहाँ अंदर घुसी जा रही हैं भाभी? फिलहाल आपकी औकात नहीं है सरकारी गाड़ी में बैठने की। शिवानी, ये क्या तरीका हुआ अपनी भाभी से बात करने का? क्या यही संस्कार दिए हैं तुझे? हमने, राजीव तिल मिलाते हुए बोला। तो शिवानी ने कहा, हाँ भाई, आप ही के दिए संस्कार हैं और आप ही को लौटा रही हूँ। मैंने घर से जाते समय अपनी माँ को वचन दिया था कि अपने साथ हुए हर दुर्व्यवहार का बदला लूंगी। हालांकि माँ हमेशा अच्छे काम करने पर यकीन रखती हैं, मगर आज मैं बुरे के साथ बुरा करके ही रहूंगी। जैसा मैंने वादा किया था, आत्मनिर्भर बनते ही माँ को अपने साथ ले जाऊंगी, बस वही पूरा करने आई थी। और आप जैसे लालची भाई भाभी को हमेशा के लिए अलविदा कहने आई थी, बोलकर शिवानी ने ड्राइवर को चलने के लिए कहा और वहाँ से रवाना हो गई। रूपा और राजीव अपना सामू लेकर गाड़ी को जाते हुए देखते रह गए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, रूपा ने सही किया या गलत? कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।